माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष कुमार साहू और मैं यहाँ पर CISE बोर्ड का क्लास 10th RS अग्रवाल का पहला चैप्टर यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं पहले बेटा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर हम RS अग्रवाल का पूरा पैकेज आपके लिए लेके आए हैं। अगर जो बच्चे हमसे यहाँ पे जुड़े रहेंगे मैं उनको RS अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझसे जुड़े रहिए यहाँ पर। अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम पूरा पैकेज आपको देंगे, बस देखते रहें आप और पूरा लाभ उठाएं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम बेटा पहले चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, जो कि पहला चैप्टर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST के बारे में। GST के डेफिनेशंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टैक्स के बारे में बता देता हूं। हालांकि ये टैक्स कोई नई चीज नहीं है, हम लोग कई बार टैक्स देते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले भी बेटा हम लोग ये टैक्स पे किया करते थे, लेकिन अब आज की डेट की बात करूं तो बेटा उसके लिए GST नाम दे दिया गया है। पहले जो हम लोग टैक्स दिया करते थे तो वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हम लोग पे किया करते थे। तो ये सारे टैक्सेस को बेटा मेमोराइज करने में डिफिकल्टीज होती थी। अच्छा, आप कोई भी सर्विस या फिर कोई भी गुड्स अगर आप परचेस करते थे कहीं से भी, तो आप डिफरेंट टाइप के टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो फिर मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को, है ना, 1 जुलाई 2017 को बेटा वन नेशन वन टैक्स के तहत ये भारत में जो है ये GST इन्होंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, उससे हुआ क्या? अच्छा, उससे हुआ ये प्रॉफिट कि उस GST से हम लोग केवल एक ही टाइप के स्लैब से हम लोग टैक्स पे करते रहते हैं, ठीक है। हालांकि जो अलग अलग प्रकार के गुड्स हैं उनके टैक्सेस का जो स्लैब है वो डिफरेंट टाइप का है, लेकिन बेटा उसमें एक ही टैक्स से हम लोग को थोड़ा सा काम इजी हो गया। तो इस टाइप से जब GST अप्लाई किया गया पूरे भारत में, तो उसे कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, या जो सर्विस दे रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा उनको बेनिफिट मिला है GST से, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि हमारा जैसा पहला क्वेश्चन है व्हाई वी पे GST। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये जानते हैं हम GST देते क्यों है ना। अब हम लोग बेटा दिन भर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम लोग टैक्स दे रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं बेटा व्हाई वी पे टैक्स, हम लोग क्यों टैक्स दे, GST क्यों पे करें, हम कमा रहे हैं, मेरे हिस्से का है, तो हम GST क्यों पे करें। तो मैं बेटा समझा देता हूं इसके बारे में। देखिए, हम एक भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अगर हम भारत में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग गवर्नमेंट की सुविधाएं भी ले रहे होंगे। अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो आप व्हीकल्स का यूज कर रहे होंगे, आप रोड लाइट का यूज कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा ये तो गवर्नमेंट है, तो इन सबको कैसे मैनेज करेगी, तो बेटा ये क्या होता है ना कि जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स के पैसे से सरकार क्या करती है, उसमें रोड के कंस्ट्रक्शन में, उसमें लाइट में, या फिर जैसे कि हम लोग डिफेंस की जो सर्विस हम लोग लेते हैं, या बॉर्डर पे बेटा जो हम लोग जो सैनिक बैठे हुए हैं ना, तो उनकी सैलरी, है ना, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी, तो बेटा ये सब कहां से मैनेज होता है, जो भारत सरकार है वो सब कहां से मैनेज कर लेती है ना। तो बेटा सोचो इसके बारे में, है ना, सोचो इसके बारे में, क्योंकि ये सारी चीज जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, ये सुविधाएं जो आपको दे रही है, आप घर में बैठे हैं लेकिन बॉर्डर पे बेटा एक सिपाही बैठा हुआ है ना, आप घर पे निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज सुविधाएं हम लोग ले रहे हैं ना, तो जब ये सारी सुविधाएं हम ले रहे हैं तो बेटा कहीं ना कहीं हमें उसका छोटा सा अनुदान तो देना पड़ेगा ना। तो वो छोटा सा अनुदान हम लोग GST के रूप पे करते आ रहे हैं, तो ये GST इसलिए देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे व्हाई वी पे GST। तो GST के बेटा आपको देना ही। अगर जो एक रजिस्टर्ड कंपनी में या रजिस्टर कोई एक बिजनेसमैन है, उसने कोई वेबसाइट खोल रखा है, तो बेटा उनको GST पे करेगा। तो वो GST का पैसा एक तरफ जब भारत सरकार के पास जाता है, ये पूरा का पूरा कलेक्शन भारत सरकार क्या करती है, उसको अपने पूरे भारत के डेवलपमेंट में बेटा उसको यूज कर लेती है, भारत के इकोनॉमी के लिए उसको यूज कर लेती है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम लोग GST क्यों पे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर जाते हैं। अगले टॉपिक पर हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन GST स्लैब्स, ठीक। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे कि हम लोग कोई भी सामान परचेस करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के बेटा वहां पे स्लैब्स होते हैं। हम लोग का जो स्लैब बेटा स्टार्ट होता है वो 0% से लेके 28% तक मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर हम लोग देखिए कोई भी सामान अगर परचेस करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप का टैक्सेस होता है। अगर आप लोग बेटा देखो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पे गए होंगे, ठीक है, शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा कि जो आपको बिल मिलता है, उस बिल पर
आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक का आइटम लिया है तो उस पर आपने देखा होगा कि इसमें डिफरेंट टाइप अलग टैक्स होगा। अगर आप कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं, खाने पीने का कुछ आइटम लेते हैं, उसका अलग अलग से टैक्स होगा। अगर आप कपड़े परचेस करते हैं उसका टैक्स अलग होगा, है ना। तो ये सारे टैक्सेस बेटा अलग अलग होते हैं। तो क्या है, अपना स्लैब होता है भारत सरकार की तरफ से निर्धारित है, 0% से लेकर 28% तक ये स्लैब होता है, जो कि हम लोग अलग अलग गुड्स एंड सर्विस में उस टैक्स को पे करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद वेयर द अप्लाई था 0%, जैसे कि मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं हमको 0%। अब बहुत लोग तो सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फील्ड है या ऐसा कौन सा चीज है जहां पर लोग 0% का टैक्स दिया करते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, 0% का जो टैक्स होता है, जीएसटी जो होता है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हेल्थ केयर सेंटर में, यानी हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं बेटा, वहां पर कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आप हेल्थ से संबंधित अगर कोई भी आप सुविधा अगर आप ले रहे हो, चाहे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से हो, तो बेटा आपको वो टैक्स नहीं पे करना होता है, वो टैक्स फ्री होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एजुकेशन की भी बात करूं, तो एजुकेशन में भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में भी बेटा कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना होता है। ये बिल्कुल 0% एब्सोल्युटली बेटा ये फ्री होता है, इसमें जीएसटी आपको पे नहीं करना पड़ता है। और भी ऐसे कई फील्ड्स होंगे जहां पे 0% टैक्स देना होता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया हो। अब देखो टाइप्स ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं, फिर टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में सबसे पहले बेटा यही दिया गया हुआ है, टाइप्स ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो बेटा समझ लो कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा अब सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अरे तो बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता क्या, पहले तो आप समझा दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं। पहले सबसे पहले बेटा ये समझो कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो आई विल गिव यू सम एग्जांपल, ठीक है, रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्स। सपोज अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना लेते हैं, है ना, हम प्राइवेट सेक्टर से ले लेते हैं। मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर का कोई एक एम्प्लॉय है, उसमें उसकी मंथली की सैलरी मान लेते हैं 1,20,000 रुपए है। ठीक है, 1,20,000 रुपए सैलरी है, लेकिन बेटा यहाँ पे तो 1,20,000 की सैलरी के अकाउंट में आएगा नहीं आएगा, लेकिन बेटा उसको कहीं ना कहीं को टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ टैक्स जो भारत सरकार के तहत उस स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी जीएसटी का जो रेट होगा वो उसको पे करना होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए 10% का उसको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर 10% को टैक्स देना पड़ता है तो बेटा 1,20,000 का 10% आपको कितना हो गया, 12,000 रुपए हो जाता है। तो बेटा 12,000 रुपए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि उसके अकाउंट में बेटा ये पैसे पहले ही कट जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही उसकी सैलरी 1,20,000 थी, तो 1,20,000 रुपए में से 12,000 तो पहले ही उसकी सैलरी से कट गए, यानी कि 12,000 जैसे ही उससे कट गया तो बाकी के जो रिमेनिंग अकाउंट है वो उसके अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपके अकाउंट से अगर जो पैसा डायरेक्टली कट जाए और भारत सरकार के पास चला जाए तो बेटा वो होता है डायरेक्ट टैक्स। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स से पता चल गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज बेटा अगर आप मार्केट से कुछ भी XYZ कोई भी चीज परचेस करते हैं, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं बेटा एक पार्ले का बिस्कुट आपने परचेस कर लिया। ठीक है, अच्छा कुछ लोग सर पार्ले जी का बिस्किट मैंने खरीदा, लेकिन सर उसमें मेरा टैक्स नहीं, 5 रुपए प्राइस लेगा, तो मैंने 5 रुपए दिया, तो मैंने तो कोई टैक्स पे नहीं किया। यही बेटा यही चीज, कुछ चीजें मार्केट में ऐसी हैं जिसमें बेटा वो जीएसटी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, हालांकि हमने वो जीएसटी पे कर दिया है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि आपने जीएसटी दिया। तो ऐसे टैक्सेस को ही बेटा हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे टैक्स हम लोग बेटा पे कर चुके होते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने टैक्स दी दिया है ना। तो एक आम आदमी के तहत हम लोग होता है कि सर हम तो कोई टैक्स दे नहीं रहे, है ना। तो हम कैसे, हम तो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, हमने कोई टैक्स पे नहीं किया, है ना। तो मैंने कोई टैक्स पे ही नहीं किया, तो हम टैक्स के दायरे में तो आते नहीं है। तो इस जगह बेटा आप गलत है ना। आपने टैक्स डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट आपने दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा था कि अगर आपने एक पार्ले जी का बिस्कुट अगर आपने परचेस किया हुआ है, उसकी कीमत केवल 5 रुपए ही है, लेकिन मान लेना कि थोड़ा सा कि शायद उस बिस्किट का एक्चुअल प्राइस बेटा 3 रुपए रहा होगा, 3.5 रुपए रहा होगा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग उस कंपनी का कर रहा होगा पार्ले जी बिस्किट का, वो 3-3.5 रुपए रहा होगा। तो बेटा मार्केट तक आते आते मान लेते हैं उसका प्राइस जो है बेटा वो करीब
फोर रुपीज 50 पैसे है ना, 4 रुपए 50 पैसे मान लेते हैं, तो 4 रुपए 4.5 रुपए जो है उसका प्राइस का, तो उसमें 50 पैसे का जो डिफरेंस आ रहा है तो 50 पैसे मान लीजिए, जीएसटी होगा तो वो 50 पैसे जब ऐड कर दिया गया तो वो बिस्कुट का प्राइस टोटल हो गया 5 रुपए। ठीक है, तो 5 रुपए मैंने पे कर दिए, मैंने बिल्कुल टनाटन बिस्कुट खा लिया। तो बेटा होता यही है कि हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम उस टैक्स को पे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो भारत के जो भी नागरिक है वो कहीं ना कहीं तो बेटा वो टैक्स दे ही रहा है, डायरेक्ट टैक्स ना देके वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग बेटा एक जिम्मेदारी भी है, एक भारत की जिम्मेदारी भी हर एक नागरिक की कि वो अपना टैक्स जो है वो पे करे। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद बेटा हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टर्म्स ऑफ जीएसटी। तो टर्म्स ऑफ जीएसटी का मतलब बताने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि टर्म्स ऑफ द जीएसटी बेटा 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इंटर स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट आपके बुक में आपको मिल जाएगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट सा हमारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं बताता हूं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। तो सबसे पहले बेटा ये देखो कि इंट्रा स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट, अच्छा इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एज अ सेम स्टेट, सेम स्टेट, सेम स्टेट। अब देखिए कभी कभी देखिए सपोज हम यहाँ पर यूपी में हैं, ठीक है, यूपी में अगर हम जहां से भी बिलोंग कर रहे हैं, मान लीजिए यूपी में हम वाराणसी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने वाराणसी में मैं हूं और मैंने कोई सामान बेटा मैंने सपोज कर लेते हैं मैंने कहां से कि सुल्तानपुर से कोई सामान खरीद लिया। ठीक है, तो बोथ आप दोनों ही बेटा कहां से, दोनों ही जो है वो आपके यूपी से बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट है। तो जब सेम स्टेट होता है तो बेटा उसको इंटर स्टेट बोलोगे। तो इंटर स्टेट में बेटा होता क्या है, वो जीएसटी जो है ना बेटा, वो जीएसटी जो है 2 पार्ट में हमें पे करनी होती है। एक होता है बेटा सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। यानी कि एक अगर उस जीएसटी को अगर मैं कह दूं 18% आपका जीएसटी लगा था, तो जिसमें से सीजीएसटी आप 9% पे करेंगे और 9% आप एसजीएसटी पे करेंगे। कहने का मतलब बेटा यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि सीधा सीधा अगर आप जो भी टैक्स देंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक जो हिस्सा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। दोनों गवर्नमेंट के पास सेम इक्वली जो है बेटा वो टैक्स जाएगा 9%। जितना भी सामान आपने खरीदा है, जितना भी सर्विस आपने दी है, उन सामान का, उन सर्विस का जस्ट 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आपको पे करना होगा। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है, अब दूसरी हम बात कर लेते हैं इंटर। अब यहां पर बेटा इंटर स्टेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इंटर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट स्टेट। एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, सपोज मैं यूपी की बात कर रहा था, ठीक है, तो यूपी से मैंने कोई गुड्स, ठीक है, मैंने सेल कर दिया। कहां पे सेल कर दिया, आई थिंक मैं दिल्ली में सेल कर दिया, दिल्ली में सेल कर दिया, यूपी से दिल्ली में सेल कर दिया। ठीक है, तो यूपी और दिल्ली वो दोनों बेटा अलग अलग स्टेट है। तो जब दोनों अलग अलग स्टेट में कोई भी गुड्स या फिर सर्विस परचेस या सेलिंग की जा रही है, ठीक है, तो ऐसे सर्विसेज को या ऐसे गुड्स को आप लोग इंटर स्टेट बोलेंगे। तो यहां पे अगर आप जो जीएसटी बेटा आप पे करेंगे, यहां पर जो अगर आप जीएसटी पे करेंगे, वो जो जीएसटी होगा, वो अगर आप जो जीएसटी देंगे तो बेटा ये पूरा जो 18% होगा, वो पूरा 18% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसको हम लोग आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि केवल हमको एक ही टैक्स पे करना होगा, उस कंडीशंस पर हम लोग सीजीएसटी ना कह के फिर हम लोग एक ही टैक्स पे करेंगे। क्योंकि अगर मैं सीजीएसटी बोल देता तो फिर ये आपको कंफ्यूजन हो जाता कि सर सीजीएसटी यहाँ भी पे कर रहे हैं, सीजीएसटी वहां पे भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम सीजीएसटी ना कह के आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन पर आपको जो पूरा 18% टैक्स देना होगा उसको हम आईजीएसटी बोलेंगे। ठीक है, एक बार मैं दोनों को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं
इंट्रा स्टेट को हम लोग बोलते हैं सेम स्टेट, और इंट्रा स्टेट को बोलते हैं डिफरेंट स्टेट। ठीक है, अगर कोई भी आप गुड्स एक जगह से दूसरे जगह अगर सेम स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, वो टैक्स का 50-50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। और उसी तरह अगर हम इंटर स्टेट की हम बात करते हैं तो वहां पर टोटल टैक्स बेटा वहां पे आपको पे करना होगा, और वो टैक्स केवल IGST होगा। ओके,